मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है कि मुख्य परीक्षा जो है लेखपाल की वो 2022 जून में कब 19 तारीख को होने वाली है। कब होने वाली है? 19 जून को होने वाली है। तो हमको ये ध्यान देना है कि इसकी हम रणनीति कैसे बनाएंगे। लगभग 50 दिन बचे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि लेखपाल की परीक्षा अगर अब से आप 50 दिन में रिवीजन करना चाहते हैं तो किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है, कौन सा पार्ट पहले पढ़ना है, कौन सा पार्ट बाद में पढ़ना है, किस में ज़्यादा ध्यान देना है, किस में थोड़ा कम ध्यान देना है, उसके आधार पे आप 80+ में जा सकते हैं और उससे कम नंबर लाने की संभावनाएं कम बनेगी। तो देखिए, आपको पता है कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा 19 जून को होगी और इस परीक्षा में क्या होगा कि 4 पाठ होंगे। सबको पता है कि सामान्य हिंदी है, सामान्य अध्ययन है, सामान्य गणित है और ग्रामीण परिवेश है। 4 पाठ है। तो मैं देख रहा हूँ आपके साथ पार्ट वाइज डिस्कशन करके कि कैसे कैसे इसको देखा जाएगा, कौन सा पार्ट हमको पहले देखना चाहिए, कौन सा पार्ट हमको बाद में देखना चाहिए, किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। कुछ लोगों की गणित कमजोर है तो उनके लिए मतलब स्ट्रेटेजी क्या होगी, तैयारी करने की रणनीति क्या होगी। तो 50 दिन में कैसे तैयारी करें, इसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए मित्रों, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको हिंदी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले हिंदी की तैयारी शुरू करनी चाहिए क्योंकि सिलेबस इसका सबसे छोटा है और ये 7 दिन में बड़े आराम से आप खत्म कर सकते हैं। पूरी हिंदी की तैयारी आप केवल 7 दिन में, ठीक है, 7 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और हमारी क्लास भी चलेगी, 50 दिन के वीडियो चलेंगे, ठीक है ना। उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और पूरी क्लास निःशुल्क रहेगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहें, टेलीग्राम को फॉलो करते रहें, आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी और मैं पूरा सिलेबस अकेले ही आपको पढ़ा के 50 दिन में ख़त्म कर दूँगा। लेकिन आपको मेरी रणनीति को फॉलो करना होगा। जैसे देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे आसान हिंदी है, तो सबसे शुरुआत कभी भी पेपर की कीजिए तो हिंदी वाले सेक्शन से कीजिए क्योंकि आसान है। 25 क्वेश्चन आने हैं। हिंदी से कितने क्वेश्चन आने हैं? 25। अगर आपको 25 क्वेश्चन की जानकारी है तो आपको 5 से 7 मिनट में पूरा आपका मामला पेपर का ख़त्म हो जाएगा। हिंदी का 5 से 7 मिनट में आप सभी उत्तर बता सकते हैं क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ें हैं, यस और नो। या तो सही है, पता है तो सही है, नहीं पता है तो नहीं है, सीधा सीधा मामला है। हिंदी को भी चाहे तो मित्रों हम 2 आधार पर बांट सकते हैं। एक ऐसा पार्ट जो याद करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो तुम्हें याद करना पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं बनेगा। जैसे देख लीजिए, इसमें क्या है? पुस्तकें हैं। इसमें क्या है? पुस्तकें हैं, ठीक है ना। रचनाएं हैं, ठीक है। इतिहास है, हिंदी साहित्य का, हिंदी का इतिहास है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी और कोई तरीका इसमें नहीं है, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कुछ पर्यायवाची हैं, उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो पुस्तकें, रचनाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास और पर्यायवाची, ये चीज़ें आपको प्रत्येक दशा में याद करनी है और कोई तरीका नहीं। जैसे मान लीजिए, अगर एक उदाहरण ले लीजिए, आपसे कोई कहे मधवा और कहीं कहा जाए माधव, तो आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई गेस कर पाएंगे? कुछ भी गेस नहीं होना है। माधव मीन्स होता है कृष्ण भगवान और मधवा इंद्र। तो बताइए इसमें क्या है? तरल, अगर आप पढ़े हैं, छोटा ही है तरल तो आप कहते हैं सूर्य, और बड़ा ही है तो नौका। अभी आप बताइए, नहीं पढ़ेंगे तो कर पाएंगे? संभावना है बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि हम हिंदी को पहले एक पार्ट में, एक पहला पार्ट ये ध्यान रखेंगे जो हमको याद करना है। पुस्तकों का नाम याद कीजिए, रचनाएं याद कीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़िए, पर्यायवाची याद कीजिए, तब जाके आपका कुछ सेक्शन मजबूत होगा, ठीक है ना। ये वाला, इसमें कोई कोताही करेंगे तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। आपको प्रत्येक दशा में याद करना चाहिए। हिंदी में हम अगला पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। हिंदी में हम अगला पार्ट देखते हैं मित्रों। तो अगले पार्ट में क्या है कि जो ऐसा है जिसको हमको केवल समझना है, जो ऐसा है जिसको क्या करना है, केवल समझना है। जैसे देखिए, इसमें व्याकरण आ जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है?
व्याकरण आ जाता है। जैसे देखिए ये पार्ट क्या है जिसको केवल समझना है, इसमें जानते हैं हम किसको रखेंगे, व्याकरण पार्ट को, इसको रखेंगे व्याकरण पार्ट को। अब व्याकरण पार्ट जो है, अब मान लीजिए कि शब्द के भेद हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, ऐसी चीजें, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये सारी चीजें हैं। तो ये समझने वाली चीजें हैं। अगर आप अच्छे से 1 से 2 बार पढ़े, और मेरा ये मानना है कि अगर आपने एग्जाम से 15 दिन पहले कोई चीज रिवाइज की है तो एग्जाम के दिन स्ट्राइक कर जाएगा, क्योंकि आपके सामने ही मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आपको रिटर्न में उत्तर नहीं देना है, आपको तो 4 में से 1 चुनना है, और आप बड़ी आसानी से चुन लेंगे और आप अपना उत्तर दे लेंगे। तो दूसरा पार्ट, पहला पार्ट में तो मैंने आपको बताया था याद करने वाला, दूसरा पार्ट बता रहा हूँ जो याद समझना है। तो ये समझने में किसको रख देंगे हम, व्याकरण पार्ट को। फिर देखिए मित्रों आगे वाला देखते हैं, सबसे जरूरी है, ठीक है ना, जिंदगी में भी जरूरी है और ऐसे भी जरूरी है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, कि सही शब्द और सही वाक्य लिखना बहुत जरूरी है। अधिकांश लोग गलती बोलते हैं, जैसे वर्षा हो रहा है, धूप हुआ है, ठीक है ना, ऐसे तमाम शब्द हम बोलते हैं, रोज के रोज गलती ही बोलते रहते हैं। दही खट्टी है, ऐसे बोलते रहते हैं। तो हमको क्या करना है कि सही शब्द और सही वाक्य लिखना सबसे जरूरी है। सही शब्दों पर मेरा एक वीडियो पहले ही पढ़ चुका है कि सही शब्द, सही क्या आप सही हिंदी लिखते हैं। सही वाक्य पर मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो दे दूंगा कि सही शब्द और सही वाक्य क्या होते हैं। ये एरर में आ जाता है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट है, ये डेली लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो तीसरा सेक्शन में हिंदी में क्या बनाएंगे, सही शब्द और सही वाक्य लिखना। चलिए साहब, अब हिंदी में, अब हिंदी इसी पे हमारी खत्म हो जाएगी। और अगर आप मेरी रणनीति मानेंगे तो आप विश्वास कीजिए कि आपको कम से कम 25 में 22 से 23 क्वेश्चन, और ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है कि 25 क्वेश्चन सही हो जाए और आसानी से हो जाएगा। बस यही तरीका याद रखना है कि कुछ चीज़ें, पहला पार्ट जो याद करना है, याद कर लो, चाहे जैसे भी हो याद करो। दूसरा पार्ट समझ लो, व्याकरण, इसको क्या करो, समझ लो। तीसरा पार्ट शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जानते क्या होता है, जैसे देखिए अब हमारे पूर्वांचल में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है अहिल्यापुर। तो हम समझते हैं कि अहिल्या सही है, क्योंकि बचपन से हम देखे कि स्टेशन का क्या नाम है, अहिल्यापुर, लेकिन सही क्या होता है, अहिल्या। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो हम बचपन से गलत सुनते आते हैं। जैसे महिलाएं करती हैं, महिलाओं से बात कीजिएगा, वो कहेंगे कि मैं आटा गूंथ रही हूँ, आटा गूंथ रही हूँ, गलत है। आटा गूंथा नहीं जाता, आटा गूंधा जाता है। क्या होता है, आटा गूंधा जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप सुने हैं चाहे बोलते हैं वो शब्द सही हों, इसके बारे में अध्ययन करने की जरूरत है। तो देखिए 3 पार्ट में मैंने आपको बांट दिया, सीधा सीधा हमको ध्यान रखना है। पहला पार्ट याद कर लो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। रचनाओं का नाम, पर्यायवाची, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसी के रट जाओ। फिर है समझना, व्याकरण केवल समझने का विषय है। तीसरा पार्ट है शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, इसको हम समझा देंगे आराम से। मैं आपको हिंदी 7 से 8 वीडियो में पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, और मेरा दावा है, आप नोट करके रख लीजिएगा कि कम से कम आपका 22 से 25 के बीच सही होगा। चलिए मित्रों, हिंदी करने के बाद हम उसी तरह से प्राथमिकता के आधार पर आएंगे। तो हमारा दूसरा पार्ट आएगा ग्रामीण विकास। अब देखिए हम दूसरा पार्ट क्या लेंगे, ग्रामीण विकास का लेंगे। ध्यान रखिएगा, हम दूसरा पार्ट क्या लेंगे, ग्रामीण विकास का। हिंदी के बाद टच कीजिएगा कौन सा सेक्शन है, ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण विकास, ठीक है ना। इसके 2 पॉइंट हैं, सीधा सीधा, कि एक है ग्रामीण विकास और एक है पंचायती राज। सहयोग से देखिए आज पंचायती राज दिवस भी है, 24 अप्रैल। अगर आप पंचायती राज पे अच्छा वीडियो चाहते हैं तो हमारी क्लास विकल्प क्लासेस के यूट्यूब पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट में पंचायती राज पर पहले से ही एक अच्छा वीडियो पड़ा हुआ मिलेगा, जिसमें से अधिकांशतः प्रश्न आपको पंचायती राज में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये तरीका अपनाते हैं। ये बताइए, एक चीज़ आप नोटिस किए हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि जिसकी सरकार रह रही है उसी के हिसाब से पेपर सेट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए जैसे अब देखिए आपसे कोई पूछ रहे
कि इंदिरा कैंटीन योजना कहाँ चली है, तो यूपी आप बताएंगे नहीं, सीधा सीधा है। आप वैसे राज्य का नाम बताएंगे जहाँ कांग्रेस की सरकार है। अगर कोई आपसे कह दे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना कहाँ चल रही है, तो दिमाग लगाइए, पंडित जी को कौन मानता है, तो बीजेपी मानती है। तो पक्की है कि वो योजना किस राज्य में होगी, बीजेपी शासित राज्य में होगी, ठीक है ना। तो कहना क्या है हमको, ग्रामीण विकास में जितनी योजनाएं वगैरह है ना, सबको इसी पार्ट में ले लेना है। पहले नंबर पे ले लेना है मोदी जी को, आधा तो मोदी जी अकेले हैं। दूसरे नंबर पे ले लेना है अटल जी को। तीसरे नंबर पे ले लेना है योगी जी को। चौथे नंबर पे ले लेना है अन्य कुछ जो बचे, अन्य कुछ। और पांचवें नंबर पे पंचायती राज, जानते हैं। और छठवें नंबर पे जो राजस्व विभाग की कुछ शब्दावलियां होती हैं, राजस्व विभाग की शब्दावली नियम में सब होते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेना। ये 5 पार्ट है। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे मोदी जी। 2014 से आए, 2022 चल रहा है, लगातार बने हुए हैं। 2014 से 22 तक इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जो भी काम किए हैं, जो भी योजनाएं लॉन्च की हैं, अब खाली ऐसे नहीं देखना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, आप पढ़ लीजिएगा मुद्रा योजना 2015, तो आपने पढ़ लिया, तो आप कह रहे हैं कि मुझे मुद्रा योजना 2015 याद होगी। ये बताइए, आपको याद है? तो लगभग 99% छात्रों को याद है कि मुद्रा योजना कब आई, 2015 में। लेकिन आपको इसमें डिटेल में जाना है, थोड़ा सा अंदर। आखिर आप औरों से अधिक क्यों नंबर पाएंगे, औरों से अधिक मेरिट आपको क्यों आएंगे? ऐसे आएंगे जब आप औरों से अधिक पढ़ेंगे, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो ये बताइए, अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा अंदर जाते हैं, पढ़ लेंगे। अधिकतम कितना लोन मिलता है, 10 लाख रुपए का लोन मिलता है, ठीक है ना। उसकी सीरीज बनी हुई है कि 50,000 तक मिलेगा, 50,000 से 5 लाख तक किसको मिलेगा, और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक किसे मिलेगा। किसे मिलता है, किसानों को मिलता है कि व्यापारियों को मिलता है? तो ये ध्यान देना है कि छोटे छोटे व्यापारियों को मिलता है, किसानों को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो हमें मेन किसको रखना है, मोदी जी को। 2014 से 2022 तक इन्होंने जितनी योजनाएं बनाई है ग्रामीण विकास की, सबको पढ़ लेना है। और नॉर्मली नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ना है। जैसे मान लो पढ़ रहे हो किसान सम्मान निधि, ठीक है ना। तो किसान सम्मान निधि सबको पता है कि 2019 में गोरखपुर से शुरू हुआ, लेकिन अब हमको ये ध्यान रखना है कि किसान सम्मान निधि जो शुरू हुआ है वो 6,000 देता है, यहाँ तक सबको तैयार है। अब किन किसानों को देता है, खाली छोटे किसानों को, सीमांत किसानों को, कि सभी किसानों को? ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। तो ये सभी किसानों को दिया जाता है। किसान सम्मान निधि किसे दिया जाता है, सभी किसानों को दिया जाता है, ठीक है ना। यही छोटी छोटी बातें हमको ना, जैसे कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ पढ़ी उसमें एक पॉइंट आगे चली गई। जैसे आयुष्मान भारत योजना है, आपने पढ़ा क्या, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। तो मान लीजिए सब याद करके जाएंगे कि 2018 से शुरू हो गई, 5 लाख मिलता है। लेकिन अब इसमें ध्यान रखेंगे, 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा तो है, लेकिन प्रति परिवार है कि प्रति व्यक्ति है, प्रति परिवार है कि प्रति व्यक्ति है? तो ध्यान देंगे कि प्रति परिवार है। क्या है, पर फैमिली है, ना कि पर इंडिविजुअल है, ठीक है। प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए की चिकित्सा से आता है। और एक चीज, और आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, हॉस्पिटल के खाते में जाएगा। दूसरी चीज क्या है, सबके लिए है? नहीं, केवल उनके लिए है जो लोग किस सूची में है, बीपीएल सूची में, ठीक है ना। ऐसी चीजें हमको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी होंगी। तो पहले भाइयों क्या करना है कि मोदी जी की सारी योजनाएं, मैं आपको मोदी एक्सप्रेस वे नाम से, मोदी एक्सप्रेस नाम से मैं आपको सारी योजनाएं लिखवाऊंगा मोदी जी की, ठीक है, और अच्छे से समझा करके लिखवाऊंगा। चलिए आप अब देखिए, अगला पार्ट हमें क्या करना है, दूसरा योगी जी की योजना है। योगी जी 17 में आए, 22 तक बने हुए हैं। इन्होंने जितनी योजनाएं लॉन्च की हैं इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है ना। फिर देखिए तीसरे नंबर पे पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री कौन बने, अटल बिहारी वाजपेयी। इनका शासन मोटा मोटी आप कहेंगे तो 1999 से 2004 तक रहा था, और भी रहे थे, लेकिन 1999 2004 इनकी भी योजनाएं हमको देख लेना है, जो इनकी ग्रामीण विकास योजनाएं थी। इसके बाद जब शेष बचेगा तब अन्य सरकारों की योजनाएं थोड़ा बहुत हमको देख लेना है, लाइक जैसे मनरेगा है, या इसी तरह से 20 सूत्री कार्यक्रम है, या सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। इस तरह की योजनाएं को हमको क्या कर लेना है, देख लेना है। लेकिन प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, फर्स्ट पे मोदी जी, उसके बाद से फिर योगी जी, फिर से अटल जी, तब जा करके अन्य सरकारों की योजनाएं, ठीक है ना।
और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप अवलोकन करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पंचायती राज पे फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना है बस हमारा। इसके बाद से अगला पॉइंट है, थोड़ा सा और अलग कर लेंगे, महिलाओं और बालकों के लिए योजनाओं को थोड़ा सा अलग से लिख लेंगे और उसमें कोई समस्या नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा मिशन इंद्रधनुष, आपने क्या देखा होगा, मिशन इंद्रधनुष, फिर आपने देखा होगा शिक्षा का अधिकार, फिर आप आंगनबाड़ी बहन का नाम सुने होंगे, आंगनबाड़ी बहन, फिर आपने आशा बहन का नाम सुना होगा। इन सबको एक साथ जोड़ लेना है, ठीक है ना। अलग से कुछ नहीं करना है, तरीका बस हमको बदल देना है, अलग से कुछ नहीं करना है, क्या करना है, तरीका बदल देना है। और सब लोग जो पढ़ते हैं उससे 2 पॉइंट आगे पढ़ लेना है। चलिए मित्रों, अब देखिए ग्रामीण विकास का लास्ट पॉइंट, तो राजस्व विभाग से संबंधित शब्दावली, जैसे मान लीजिए खतौनी किसे कहते हैं, खसरा किसे कहते हैं, ठीक है ना, खतौनी किसे कहते हैं, खसरा किसे कहते हैं, ठीक है। फिर से जमीन की नापी क्या होती है, जरीब क्या है, हेक्टेयर क्या है, एकड़ क्या है, राजस्व संहिता क्या है, ऐसी चीजें हैं जो आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना, आप केवल हमको फॉलो करते रहिए, हम आपको वीडियो बना के देंगे, आपको पीडीएफ में नोट्स देंगे, आपको तैयार कर लेना है, लेकिन सिस्टम नहीं अपनाना है। अगर आप अलग से भी पढ़ रहे हैं, अपने व्यक्तिगत भी पढ़ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप सिस्टम में ही अपनाइए और प्रायोरिटी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, और आप प्रायोरिटी बेस पे ही उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 2 पार्ट हमारा हो गया। पहला पार्ट हमने क्या किया, हिंदी, दूसरा पार्ट हम क्या टच करेंगे, ग्रामीण परिवेश, दूसरा पार्ट क्या करेंगे, ग्रामीण परिवेश। अब देखिए तीसरा पार्ट हम लाएंगे रेखा गणित लाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई जीएस छोड़ दिए, तो मेरा ये मानना है कि जो लेखपाल का सिलेबस है गणित का वो बहुत ही सरल है, सीमित है, इसीलिए इसको तीसरे नंबर पे रखिएगा। इसको किस पे रखेंगे, तीसरे नंबर पे। उसमें भी हमने बांट दिया है कि किसको पहले रखना है और किसको बाद में रखना है। तो देखिए पहले नंबर पे हम रखेंगे रेखा गणित को, ठीक है ना, पहले नंबर पे किसे रखेंगे, रेखा गणित को। अच्छा बड़ा सरल है, बिंदु से कहानी शुरू करते हैं, रेखा पे जाते हैं, कोण पे जाते हैं, त्रिभुज पे जाते हैं, चतुर्भुज पे जाते हैं, वृत्त पे चले जाते हैं, गोला चले जाते हैं, इस तरह की चीजें, शंकु चले जाते हैं, घन चले जाते हैं, घनाभ चले जाते हैं, हमारा पूरा हो जाता है। इसका भी आपको वीडियो मिलेगा। और आपको करना क्या है, बचपन में आप पढ़ते थे, कक्षा 8-9 में पढ़े निर्मेय और प्रमेय, तो इनसे संबंधित जो निर्मेय, प्रमेय और सूत्र हैं इन्हीं को ध्यान दे देना, और कुछ अलग से नहीं करना। कुछ रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है, बहुत सरल है। आपको एक वीडियो में पूरा रेखा गणित खत्म कर दिया जाएगा। ऐश्वर चाहेंगे उनका आशीर्वाद रहेगा तो इसी से आपको पूरा मिल जाएगा। फिर देखिए मित्रों, इसमें हम क्या करेंगे, रेखा गणित के बाद बीज गणित पे जाएंगे, ठीक है। तो बीज गणित पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊं, बीज गणित में आपको एक दिन में खत्म करा दूंगा। मेरा अपना फार्मूला है बीज गणित का, कैसे बनाते हैं इसको। और देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे गाँव में कहावत है कि जैसन देवता वैसन पूजा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन में यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसन देवता वैसन पूजा। मतलब क्या है, जहाँ ज़्यादा प्रश्न आने हों, जहाँ प्रश्न की संभावना ज़्यादा है, प्रश्न की संभावना ज़्यादा है तो ज़्यादा पढ़िए, और जहाँ प्रश्न की संभावना कम है उसे कम पढ़िए। सीधा सीधा मतलब है, जहाँ आसानी से हो सकता है उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, जहाँ कठिनाई से हो सकता है उसको थोड़ा कम फोकस कीजिए। यानी जैसन देवता वैसन पूजा। तो बीज गणित क्या है, पहले आपने रेखा गणित कंप्लीट किया, फिर से आप क्या कंप्लीट कीजिए, बीज गणित। फिर देखिए हम उसके बाद तीसरे पार्ट पे चलते हैं, सांख्यिकी पे। ये भी बहुत आसान है, 3 चीजें पढ़ाई जाती हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, और एक होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये भी आपको बता दिया जाएगा, ये भी एक वीडियो की क्लास है। फिर से आपका इसमें पाई चार्ट आ जाएगा और दंड आरेख आ जाएगा, पाई चार्ट आ जाएगा और क्या आ जाएगा, दंड आरेख आ जाएगा। इसी से हमारा काम चल जाएगा।
देखिए तीसरे नंबर पे हमने क्या लिया, सांख्यिकी, ये भी एक वीडियो का है और एकदम सरल पढ़ना है। अब आप जो किताब खरीदते हैं, मान लिया आपने स्टैटिस्टिक्स की बुक खरीदी, उसमें ग्रुप बी से लेकर ग्रुप ए तक, इवन IAS, CA, MBA, इन सब लोगों की तैयारी करने वाले लोग भी वही बुक पढ़ते हैं। तो बुक में तो कंटेंट सारा दिया हुआ है, अब हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा हमारे लेवल तक का जरूरी है और कौन सा हमारे लेवल से ऊपर का है। तो काम हमारा है, हम कर लेंगे। तो पहले पार्ट में पहले हम मतलब पढ़ेंगे रेखागणित, दूसरे पे बीजगणित, तीसरे पे सांख्यिकी, उसके बाद से हमारा सिंपल वाला जो है अंकगणित है। चौथे नंबर पे इसको रखिएगा, अंकगणित को किस में रखिएगा, चौथे नंबर पर रखिएगा, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है बाकी के बच्चा। तो जो सिलेबस में, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस में लिखा है, जो भी लाइनें सिलेबस में लिखी हैं, बस हमको उतने ही चैप्टर पढ़ना है, अधिक नहीं पढ़ना है। चलिए, तो गणित में हम पहले क्या पढ़ेंगे, रेखागणित, उसके बाद तैयार कीजिए बीजगणित, उसके बाद तैयार कीजिए सांख्यिकी, और सबसे बाद में क्या कीजिए, अंकगणित। ठीक है ना। सांख्यिकी वाला सेक्शन और रेखागणित वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सिंपल सिंपल से फार्मूले पे सवाल आते हैं, आपको पता है तो यस है, नहीं पता है तो नो है। इसके लिए हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, 3 पार्ट हो गए, अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे, जो सबसे बड़ा है मेरी समझ में। कुछ लोग आपसे कहेंगे जीएस बहुत आसान रहेगा, लेकिन मेरा मानना है कि लेखपाल की परीक्षा में सबसे कठिन सेक्शन कौन सा है, जीएस का है। अब जीएस में भी हम आपको प्रायोरिटी सेट करके बता रहे हैं अपने हिसाब से, और हम आपसे बार बार यही सजेशन देंगे कि आपको हमको फॉलो करना चाहिए जिस तरह से हम बोल रहे हैं। नंबर 1 पे रखेंगे करेंट अफेयर्स, नंबर 1 पे रखेंगे करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स क्या कीजिए, काफ़ी लंबे समय से यूपी में एग्जाम नहीं हुए यूपीएसएससी के, तो मैं कहूँगा कि आप 1 साल का करेंट अफेयर्स देख लीजिएगा। कोई आपसे कहेगा 3 महीना 4 महीना, मैं कहूँगा पेट के एग्जाम के बाद जितना करेंट अफेयर्स आया है सब पढ़ डालिए, कुछ भी न छोड़िए। ठीक है। फिर वही तरीका, बुक में तो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमको सेलेक्ट करना है क्या हमारे काम का है, क्या हमारे काम का नहीं है। तो जीएस में हम पहली प्राथमिकता रखेंगे करेंट अफेयर्स, दूसरा रखेंगे यूपी स्टेशन। मेरा मानना है कि 5 से 6 क्वेश्चन यूपी पे आएगा, और यूपी भी बहुत सरल है, मुश्किल से आपको 500 पॉइंट उत्तर प्रदेश में पूरे पढ़ने हैं, इनमें से आपका बड़े आराम से 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएगा। तो नंबर 1 पे करेंट अफेयर्स लिखिएगा, नंबर 2 पे यूपी स्टेशन रखिएगा। और मित्रों हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं आपको सारा कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा अपने स्तर से। ठीक है ना। आपको केवल लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है और देखते रहना है। ठीक है साहब। तीसरा सेक्शन देखिए, कंप्यूटर। अब कहें कंप्यूटर को रखिए, तो कंप्यूटर इसलिए रखिए कि कंप्यूटर आपके स्तर की परीक्षा में, यानी लेखपाल की परीक्षा में बहुत आसान आएगा। क्या आएगा, बहुत आसान आएगा। ठीक है, बहुत आसान आएगा और आसानी से हो जाएगा। ठीक है। तो तीसरे नंबर पे जीएस में रखिएगा किसको, पढ़ाएंगे अपने कंप्यूटर को। अगर आप 300-400 पॉइंट का कोई नोट्स बना लीजिए आपकी परीक्षा में, उससे काम बन जाएगा। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आप कोई बीटेक पास स्टूडेंट नहीं है, आपसे कंप्यूटर की सामान्य जानकारी मांगी जा रही है। क्या मांगी जा रही है, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। तो तीसरा पार्ट हम जीएस में रखेंगे कंप्यूटर का। चौथा पार्ट, ये ऐसा पार्ट है आधुनिक भारत का इतिहास, इसके बिना कोई पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। ठीक है ना, कोई एग्जाम नहीं होता, और जब तक इसको हम पढ़ नहीं लें हमको लगता है कि हमारी तैयारी भी नहीं है। तो आधुनिक भारत का इतिहास हमको देखना है चौथे नंबर पे। और कब से देखना है, 1857 से 1964 तक हम पढ़ लेते हैं। हम कह रहे हैं 2004 तक पढ़ लीजिए, या 1964 तक ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी बहुत आसान है, एक तरफ गांधी जी को पढ़ लीजिए, एक तरफ कांग्रेस पढ़ लीजिए, और एक तरफ अंग्रेज पढ़ लीजिए। आपका आधुनिक भारत का इतिहास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बाकी से चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि गांधी जी और कांग्रेस अकेले मिला करके आधा आधुनिक भारत का इतिहास आपका कवर कर देंगे। ठीक है मित्रों। फिर देखिए जीएस में अगला सेक्शन देखेंगे जनगणना। यह सबसे सटीक है और सरल है, क्योंकि 21वीं जनगणना अभी हुई नहीं, तो हमको कौन सी जनगणना याद रखनी है, 2011 की। किसके रिस्पेक्ट में, भारत और यूपी के रिस्पेक्ट में। बस
साक्षरता कितनी है, कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षरता वाला है, सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ है, सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है, लिंगानुपात क्या है, बाल लिंगानुपात क्या है। इसके लिए एक नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया है, वीडियो क्लास भी होगी। इसमें से मान के चलिए कि 2 से 3 प्रश्न आपको मिल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सरल है। आप 20-25 एग्जाम उठा के देख लीजिए, शायद ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें जनगणना संबंधित प्रश्न न आया। ठीक है मतलब, चलिए फिर आगे देखते हैं। उसके बाद से भूगोल देखेंगे। भूगोल 3 तरह से बांट लेंगे, बेसिकली 2 तरह से, भारत का और विश्व का, और थोड़ा बहुत यूपी का भी ध्यान दे देंगे। और पढ़ेंगे कैसे, ज़्यादा हमको टेक्निकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पढ़ा कि वन क्षेत्र, तो विश्व में जैसे आप पढ़ रहे हैं भारत में सबसे अधिक वन कहाँ है, एमपी में, तो इसी साथ याद कीजिए, रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए कि विश्व में सबसे अधिक कहाँ है, रूस में। और यूपी में सबसे अधिक कहाँ है, यूपी में सबसे अधिक कहाँ है, सोनभद्र में। ठीक है ना, यूपी में सबसे अधिक कहाँ पे होंगे, सोनभद्र में होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कहे कि सबसे अधिक जनसंख्या, तो भारत में यूपी, विश्व में चाइना, और यूपी में इलाहाबाद। टैली करके पढ़िए। और कहे सबसे लंबी नदी, तो विश्व में नील, भारत में गंगा, यूपी में भी गंगा। और कहे सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो विश्व में माउंट एवरेस्ट, तो भारत में माउंट केटू। ठीक है ना, यूपी में हाईवे नहीं है, तो इसीलिए अन्य। तो कहने का मतलब क्या है, टैली करके पढ़ेंगे, आसानी से हमारा काम चल जाएगा। अर्थव्यवस्था उसके बाद पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था को हम ध्यान देंगे ना, 2 चीज पढ़ेंगे केवल, शब्दावली, जो शब्दों के अर्थ होते हैं, जैसे मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रा अस्फीति क्या है, इस तरह की चीजें। और दूसरा है एक करेंट में यहाँ पे जैसे चर्चा चल रही है, अभी आपने देखा एगो पैसा लिया भाग गया, तो उसको डिफाल्टर कहा गया, जानबूझ करके नहीं दिया बिल्कुल डिफाल्टर कहा गया, जो बैंक का लोन नहीं चुकाया एनपीए कहा गया, जो बैंक का लोन नहीं चुकाया एनपीए कहा गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको अर्थव्यवस्था को भी देख लेंगे। उसके बाद विज्ञान और पर्यावरण है, इसमें बहुत सरल है, तीनों विज्ञान थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। उपग्रह वगैरह जो छोड़े गए हैं अभी हाल ही में, उनको देख लेंगे। और पर्यावरण वाला सेक्शन बहुत सरल है, मुश्किल से 400 पॉइंट होते हैं, और इसमें से पर्यावरण में प्रश्न मिल जाता है, तो उसको हम ध्यान दे देंगे। और लास्ट में थोड़ा बहुत जो बचेगा, खेल खिलाड़ी पुरस्कार, इस तरह की चीज़ें हैं। कह देता है कि यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है, या मान लीजिए कह देता है कि चाइना में किस खेल से जुड़ा है, चाइना में किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है, तो आपको बताना पड़ता है। ठीक है ना, तो यही है मित्रों पढ़ने की मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी। अब देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल है विकल्प क्लासेस, ठीक है ना, और मेरा नाम नितेश साई, हम टेलीग्राम पे इस लिंक से उपलब्ध है। और अगर आपको व्हाट्सएप पे किसी प्रश्न की सहायता चाहिए, कोई प्रश्न या टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारा नंबर याद रखिए, लेकिन आप केवल व्हाट्सएप करेंगे, कृपया करके कॉल न करें। ठीक है, 78 80 55 56 57, 78 80 55 56 57 में व्हाट्सएप कर दीजिए, हम 24 घंटे के अंदर आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। ठीक है ना, और आपसे मैं ये भी कह रहा हूँ कि हम लेखपाल का 4 सेक्शन है, तो मान के चलिए हम आपका 50 वीडियो लेखपाल का अपलोड करेंगे। ठीक है, और प्लस कम से कम 20 टेस्ट हम कराएंगे आपका। और अगर आप हमारे पे भरोसा करते हैं, हमारी बात पे भरोसा करते हैं, और जैसे हमने बताया है उसी क्रम में पढ़िए, प्रायोरिटी दीजिए, जो आसान है उसको पहले कीजिए, जो कठिन है उसको बाद में कीजिए। उसके बाद से ये जब इतना आप कर लेंगे, तो देखिएगा निसंदेह आप 85 प्लस में जाएंगे, और 85 प्लस में जाएंगे तो कैसी भी मेरिट होगी आप वहाँ सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है ना, और देखिए मित्रों, ये तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी रणनीति बता दी। अब अगला वीडियो मेरा जो होगा वो अपना जैसे हमने बताया है उसी के सिलेबस के अनुसार हम चलाएंगे, प्रायोरिटी सेट करके। अगला वीडियो तुरंत बहुत जल्दी ही आपके सामने उपलब्ध होगा। ठीक है ना, तो लेखपाल पूरा हम पढ़ाएंगे। हम आपसे कह रहे हैं 50 वीडियो रहेगा और 20 टेस्ट आपका करवाया जाएगा, और हम आपसे कह रहे हैं अगर आपने हमको फॉलो किया तो आपको 50 से प्लस आने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।